मटेरियल, राइट, मटेरियल कंट्रोल, राइट। इसको हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। जनरली एफएम में हम इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं और इसको हम लोग कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल कहते हैं। और दोनों में ही कॉमन चीजें क्या है, मटेरियल जो है कॉमन है, ठीक है, मतलब इन्वेंट्री दोनों जगह पर सेम है, राइट। अब सबसे पहले तो बच्चों नाउ द फर्स्ट इज कि इसमें करना क्या है ना, और अगर जो भी करना है वो करना क्यों है, राइट। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे कॉस्ट अकाउंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, राइट। तो यही हमारे कॉस्ट अकाउंट में दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। और बच्चों जो ऑब्जेक्टिव हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में है वही हम ऑब्जेक्टिव हमारे मटेरियल चैप्टर में भी है। तो हमें भी यहां पर दो काम करने हैं बच्चों। नंबर वन, we have to compute, we have to make the computation, we have to computation of what, material cost, right, और and क्या करना हमें, right, minimization of material cost, right। तो जो हमारे पास सिर्फ ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, जब भी हम किसी भी कॉस्ट के कंपोनेंट की बात करते हैं हम उस कॉस्ट को या तो कंप्यूट करते हैं और या तो उसको मिनिमाइज करते हैं, राइट। पर नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, राइट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं ये जो कॉस्ट है वो कैसे कंप्यूट होगी, कैलकुलेट होगी और कैसे मिनिमाइज होगी, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके पास जो ये मटेरियल कॉस्ट वर्ड है, इस मटेरियल कॉस्ट का मतलब है क्या, मटेरियल कॉस्ट का मतलब है क्या। बच्चों जब हम वर्ड यहां पर यूज करते हैं मटेरियल कंट्रोल और जब मटेरियल चैप्टर में बात करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, हियर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल, आई रिपीट, डायरेक्ट मटेरियल, राइट। अब बच्चों डायरेक्ट मटेरियल का आपको याद होगा इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, रॉ मटेरियल। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर मटेरियल कॉस्ट की कंप्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट में यानी कि कौन से वाली कॉस्ट को कंप्यूट करने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को, राइट। और हम जो मिनिमाइज करने जा रहे हैं वो है फिर से मटेरियल कॉस्ट। तो ये मिनिमाइजेशन जो ऑफ मटेरियल कॉस्ट है फिर से किस चीज के लिए मिनिमाइजेशन, रॉ मटेरियल, राइट। सो इस पूरे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम ये बात करते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, राइट। अब बच्चों मुझे बताइए मटेरियल कॉस्ट को मुझे मिनिमाइज करना है, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या बिना रॉ मटेरियल के चल सकती है, डेफिनेटली नो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो बिना रॉ मटेरियल के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। मेरे हाथ में पेन है तो पेन के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक, राइट। मेरे पास एक टेबल है तो इस टेबल के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, वो, राइट। एयर कंडीशनर है, एसी है, तो एसी का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, इसके अंदर यूज होने वाली पार्ट्स, मशीनरी, मोटर, राइट। तो ये है रॉ मटेरियल। मैंने कहा चेयर है तो चेयर के लिए क्या यूज होगा, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक। हर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल का होना स्वाभाविक है, राइट। और हम इसी रॉ मटेरियल की कंप्यूटेशन के मिनिमाइजेशन की बात करने जा रहे हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये कि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो उसी रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं, कच्चा माल, ठीक है। अब इस चैप्टर में कॉस्ट की कंप्यूटेशन समझ आती है। मैंने कहा एक पेन बनाने के लिए मुझे जो है 5 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, तो ऑब्वियसली 1000 पेन बनाने के लिए कितने का रॉ मटेरियल, 1000 इंटू 10। हम यहां पर फिर से देखो जितने भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट नेचर के उनको हम फिनिश गुड से हमेशा आइडेंटिफाई बोलो कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हुआ रॉ मटेरियल मतलब हुआ वो खर्चा जो कि इजिली फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस किया जा सकता है ना। अगर मैं आपको कहूं बच्चों कि आप जितनी भी कॉस्ट है उसको दो हिस्सों में बांटो, पहली कॉस्ट है डायरेक्ट और दूसरी कॉस्ट है इनडायरेक्ट। और अब आप मुझे बताओ बच्चों कि डायरेक्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट क्या होता है, तो अब आप क्या कहोगे, व्हाट डू मीन बाय दिस डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट विच कैन बी इजिली
राइट, विच कैन बी इजीली ट्रेसेबल with finished goods, राइट, वो जिसको हम फिनिश गुड से इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो हमने कहा पेन में यूज होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इस रॉ मटेरियल को हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। टेबल में यूज होने वाला जो वुड है वो हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि उस टेबल के साथ हम उस वुड को बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। एसी में यूज होने वाले पार्ट जो है वो रॉ मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि इसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा हमारे पास दूसरी तरह की कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसके बारे में हमें बात इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं करनी, राइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको हम फिनिश गुड्स के साथ इजीली ट्रेस नहीं कर सकते। मैंने कहा हमारे एसी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक फैक्ट्री का स्पेस चाहिए, टेबल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक फैक्ट्री का स्पेस चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, राइट, मशीनरी चाहिए। तो ये जो एक्सपेंस सुपरवाइजर का, रेंट का, फैक्ट्री का रेंट एंड मशीनरी का, तो ये एक्सपेंसेस क्या इजीली ट्रेस हो सकते हैं? नहीं। इसको हम क्या कह देते हैं? इनडायरेक्ट। बट इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में बात नहीं करनी, बट एक माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट में भी हम लोग कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट। तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यानी कि किस बारे में बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। तो हम पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि रॉ मटेरियल को कैसे कंप्यूट करना है और रॉ मटेरियल को कैसे मिनिमाइज करना है। अब इसी मिनिमाइजेशन के पर्पस के लिए हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि हमारी आज की क्लास का मेन थीम है, मेन काम है, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई रिपीट, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्लास का आज का मेन टॉपिक रहेगा, राइट। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? एनीबॉडी? हमें एक साल में या कितने ऑर्डर मांगना चाहिए? ओके, तो बच्चों देखो यहां पर इसके मीनिंग लिखा रहा हूं मैं, इसको रीड मतलब इसको लिखेगा आप लोग भी। मीनिंग is the quantity, it is the quantity that should be ordered, to the suppliers so that the total of dash and dash is, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वर्ड डैश, है ना। मतलब कुछ भी अगर आप किसी को नहीं कहना हो तो उसे डैश बोल दो, राइट। ये आप बहुत डैश हैं, बहुत अच्छा लगता है डैश वर्ड, राइट। मैंने अभी आपको कुछ नहीं था, मैंने लिख दिया डैश एंड डैश, राइट। सो डैश एंड डैश इज मिनिमम। भी डैश में क्या आएगा ये हमें फिलअप करना होगा, राइट। इससे पहले कि मैं इस डैश में क्या आएगा वो फिलअप करूं, इसके पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हम लोग एक्चुअल में क्या करना चाहते, तो समझिएगा, आप समझिएगा। मैंने कहा बच्चों अगर हमारी फैक्ट्री पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेन। हमारी कंपनी जो है वो पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को पेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी का पहले से पता होगा या नहीं? यस, देयर इज एन एस्टिमेशन ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑन एस्टिमेशन। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये एस्टिमेशन होगा कि एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल कितना है। एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्लास्टिक का पेन बनाने के लिए, सपोज करो हमने ये पहले से माना हुआ है कि वो 1,20,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल जो है पूरे साल में यूज करेगी, राइट। आपको मालूम है प्लास्टिक का पेन कैसा? नहीं, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा एक मशीनरी होती है, मशीनरी होती है, उस मशीनरी के अंदर हम लोग जो है वो प्लास्टिक का छोटा छोटा दाना आता है। इनफैक्ट ये प्लास्टिक इंडस्ट्री है,
ये सिर्फ प्लास्टिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री में ऐसा काम होता है। प्लास्टिक का छोटा दाना आता है जो कि मशीनरी के अंदर इनपुट होता है। अब इस मशीनरी का काम होता है ये कि जैसे इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक का दाना इनपुट होगा तो मशीनरी एक डाई, इसके अंदर एक डाई होगी, राइट। डाई समझते हो? शेप, डाई मतलब एक शेप बनाने का ढांचा, राइट। समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेहंदी लगवानी है गर्ल्स को, तो मेहंदी लगवाने के लिए तो हाथ से मेहंदी लगानी, या दूसरा क्या कर सकते हैं, एक ढांचा हाथ पे रख देते हैं, मेहंदी ऊपर फैला देते हैं और उस ढांचे को हटा देते हैं, तो एक शेप आ जाती है, राइट। जैसे गुजिया बनाते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, एक डाई। सो एक डाई होती है जिसके अंदर हम जब प्लास्टिक के दाने को इनपुट करते हैं तो ये जो प्लास्टिक का दाना है ये लिक्विड हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, और पिघलने के बाद, हीट होने के बाद, पिघलने के बाद ये उस शेप में आता है जो कि इस डाई के अंदर शेप रहती है, राइट। और जैसे ही ठंडा हो जाता है तो उसको खोल देते हैं और एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा से इस डाई को क्लोज मशीनरी में इनपुट करते हैं, प्लास्टिक इनपुट करते हैं, प्लास्टिक फिर से हीटअप होता है, लिक्विड हो जाता है, फिर से उस शेप में आ जाता है जिस शेप के अंदर ये डाई है, जिस शेप की डाई है। तो जैसे ही शेप की डाई बन जाती है तो फिर से ये प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। तो यही प्रोसेस आगे की तरफ चलता जाता है, राइट। सो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें हमारा रॉ मटेरियल क्या हुआ, रॉ मटेरियल कौन क्या हुआ, प्लास्टिक का दाना, है ना। प्लास्टिक का दाना जो है वो क्या हुआ, रॉ मटेरियल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितने पेन मैन्युफैक्चर करने जा रही है। उसको पता है कि एक साल के अंदर इतने पेन बनाने हैं, इतने पेन बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 1,20,000 किलोग्राम। अगर इतना रॉ मटेरियल चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगाना है कि वो एक बार में सप्लायर से कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करे। आई रिपीट। देखो बच्चों, मैंने कहा एक तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जब भी कोई भी रॉ मटेरियल हमारे इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है तो वो नो डाउट मशीनरी में यूज होता है, राइट। और यूज होने के बाद धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट। फिर ये कहां से मंगवाया जाता है, हमारे स्टोर डिपार्टमेंट से, राइट। अब जब स्टोर डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल खत्म होने लगेगा तो स्टोर डिपार्टमेंट किसको इसके बारे में बताएगा, राइट, परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है, इस परचेज डिपार्टमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो रॉ मटेरियल सप्लायर से एक बार में कितना परचेज करे। किसको डिसाइड करना है बच्चों, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को ये डिसाइड करना है कि एक बार में रॉ मटेरियल कितना परचेज करे। अब परचेज डिपार्टमेंट को पता है एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,20,000, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि परचेज डिपार्टमेंट क्या एक साल की रिक्वायरमेंट को वो एक ही साथ सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दे, सप्लायर को कहे कि सप्लायर जी आप जो है 1,20,000 किलोग्राम क्वांटिटी का ऑर्डर जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कीजिए, राइट। इज इट करेक्ट, सही है, गलत क्या है, कॉस्ट ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे बताना। देखो बच्चों, समझ आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को एक बारी में प्लेस करे, राइट। क्या वो 1,20,000 क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या वो 10,000 होनी चाहिए, क्या वो 60,000 होनी चाहिए, क्या वो 1,00,000 होनी चाहिए। हाउ वी विल डिसाइड दैट हाउ मच क्वांटिटी इन अ सिंगल ऑर्डर बी प्लेस टू द सप्लायर। तो बच्चों ये हमें डिसाइड करना है। अब इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा इस बारे में आपसे बात कर रहा हूं, पर सर आप मुझे अपना आंसर बताएं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि बच्चों देखो, जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद रॉ मटेरियल खत्म हुआ, उसने किसको कहा, स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट के पास जैसे ही रॉ मटेरियल खत्म हुआ उसने किसको कहा, अब परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू, राइट। अब बच्चों जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट को पता चला कि रॉ रिक्वायरमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट हरकत में आ जाएगा और अब हमारा परचेज डिपार्टमेंट जो है वो परचेज प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अभी परचेज प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें सप्लायर को सर्च करना है। अब सप्लायर पता थोड़ी है, अगर लास्ट टाइम में जिस सप्लायर से सामान खरीदा था तो हर बार उसे सप्लायर से सामान खरीदेंगे वो तो रेट बढ़ा देगा। हमें मार्केट में जो है हमेशा
अलर्ट रहना चाहिए कि कहां पर क्वांटिटी सस्ती मिल रही है, कहां पर रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है। तो इसके हमारा परचेज डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट डालेगा, चाहे तो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे डाल सकता है, राइट, या बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट होती हैं जहां पर कि ये एडवर्टाइजमेंट डाल सकता है, न्यूज़पेपर में डाल सकता है, राइट, जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है वैसा भी कुछ कर सकता है, डिपेंड करता है कि परचेजिंग कितनी बड़ी है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने सबसे पहले जो है सप्लाई की खोज के लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। नंबर 1 बच्चों मैंने क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जैसे ही कर दी उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट पढ़कर बहुत सारे सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशंस सेंड करेंगे, राइट। तो हमारा परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिसीविंग ऑफ कोटेशन, राइट। तो जो जैसे रिसीविंग ऑफ कोटेशन रिसीव की है डिफरेंट सप्लायर करके, तो बच्चों क्या हम किसी को भी सिलेक्ट कर दें, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो कर दें और किसी को भी सिलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करें, एवरी सप्लायर शुड बी जज्ड विद द क्वांटिटी दैट दे वांट्स टू सप्लाई एंड द प्राइस दैट दे आर ऑफरिंग। क्वालिटी और प्राइस को कंपेयर किया जाएगा। तो कौन कंपेयर करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। तो मतलब इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, राइट। और बच्चों जैसे ही कोटेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा उसके बाद सप्लायर की खोज पूरी होगी। तो जैसे ही सप्लायर की खोज पूरी हुई तो उसको क्या प्लेस कर देंगे, ऑब्वियसली प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, राइट। अब तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, ऐसा नहीं है कि हमारा सप्लायर ऑन द स्पॉट उसी समय सामान लेके आ जाएगा कि लो सामान आ गया। सप्लायर में टेक सम टाइम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो हमारा सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सप्लायर जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान को सेंड करेगा। तो मतलब हमारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, राइट। अच्छा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया तो स्टोर डिपार्टमेंट आ गया, तो जैसा भी सामान है अपने पास रख लोगे या कोई क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। कौन सी क्वालिटी चेक, ये देखना पड़ेगा कि परचेज डिपार्टमेंट ने जिस क्वालिटी का सामान ऑर्डर किया है वही सामान हमारे स्टोर डिपार्टमेंट ने रिसीव भी किया है या नहीं, राइट। तो मतलब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद करना होगा क्वालिटी चेक। तो वो जो क्वालिटी चेक किया जाएगा, क्वालिटी चेक, राइट। तो जो ये सारी वर्किंग की जाएगी जब भी कोई एक नया ऑर्डर प्रोसेस किया जाएगा। Whenever a new order is, all this information will be collected, this process will be followed and then only a new order will be placed, right। कुछ खर्चा भी होगा या नहीं, सारे के सारे खर्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। सारे के सारे कौन से ये सारे के सारे खर्चे हैं, सारे के सारे खर्चों को बच्चों हम लोग एक नाम दे रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। और बच्चों ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगा, पर एनम, ईयर, ऐसे पर मंथ, ऐसे नहीं, जितनी बार ऑर्डर प्रोसेस करोगे उतनी बार ये वाला खर्चा होगा। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है कैसी होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, राइट, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमारा जो कॉस्ट खर्चा होगा ये होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब हर ऑर्डर के लिए खर्चा करना होगा। सपोज करो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने कैलकुलेट कर ली है और मैंने आपको बता दी है कि ये 10,000 का है, राइट। तो अगर आप पूरे साल में एक ऑर्डर करोगे तो कितना खर्चा, 10,000। अगर पूरे साल के अंदर 6 ऑर्डर करोगे 60,000, 2 ऑर्डर करोगे तो 20,000। जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ ऑर्डर करोगे उतने ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी। सो अब आप मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करने चाहिए, कम से कम भाई कम से कम ऑर्डर प्लेस करोगे। अच्छा ये मैं रफ कर रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वो जो जितने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्लेस होगे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बड़ा सिंपल शब्दों में मैंने कहा कि एनुअल रिक्वायरमेंट पता ही है, एनुअल रिक्वायरमेंट्स कितनी है बच्चों, हाँ जी 1,20,000 kg, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर जो क्वांटिटी है वो हो सकती
जिसमें पॉसिबल मान के चलो मैंने कहा सपोज 10,000 हो सकती है, 10,000 किलोग्राम, राइट। या ये हो सकता है कि आप एक ऑर्डर के अंदर 30,000 किलोग्राम की क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करो, या फिर 60,000 किलोग्राम की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो, या हो सकता है कि आप एक बार में 1,20,000 किलोग्राम सारी की सारी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो। तो इन सभी के सभी सिचुएशन में नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे वो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स अलग अलग होंगे। ये बात समझ आ रही है कि क्या लिखा मैंने लिखा है कि आप एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 10,000, और टोटल क्वांटिटी कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 1,20,000। सो हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर दैट यू विल प्लेस, डिवाइड कर देंगे। 1,20,000 पूरे साल में क्वांटिटी मंगवानी है और एक बार में कितनी, 10,000। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्डर, 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000, और ये कितना आ जाता है, 12। यहां पर बच्चे बताना तो 1,20,000 डिवाइड बाय कितना, 30,000, हाउ मच, 4। और यहां पर फिर से 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, हाउ मच, 2। और यहां पर 1.20 लाख अपॉन 1.20 लाख ही हमारे पास एक बार की क्वांटिटी का ऑर्डर है। हाउ मच नंबर्स ऑफ ऑर्डर, 1। और बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट पर कितने रुपए बताई मैंने आपको, 10,000। तो ऐसा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये है ₹10,000। मैंने कहा ₹10,000 एंड अगेन 10,000 एंड अगेन ₹10,000, राइट। और बच्चों अब आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपीस की होगी। मल्टीप्लाई कर दें 1,20,000, मल्टीप्लाई कर दें 40,000, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 20,000, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 10,000, राइट। तो क्या अच्छा है, कम से कम ऑर्डर प्लेस करना, ज्यादा कम से कम ऑर्डर ज्यादा अच्छे हैं। और कम से कम ऑर्डर कब होंगे, जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा होगी या कम से कम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब हमें जो है एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो, राइट। तो बच्चों अगर हम इस एंगल से, इस तरह से सोचें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं that we should place maximum quantity order in a single time so that our total ordering cost is, yes please, ordering cost is क्या, minimum, so that our total ordering cost is minimum। हमें इस तरह से काम करना चाहिए, कॉपी करेंगे, राइट। और बच्चों एक बार ऐसा हुआ कि मैंने यहां तक पढ़ा और छुट्टी कर दी, राइट। और बच्चे अपने घर में गए, और बच्चे घर में जब घर चले गए तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत हुई। उनको दिक्कत नहीं, उनके घर वालों को बहुत दिक्कत। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये, राइट। वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड ऑल्सो, आगे बात करते हैं। पहले कॉपी कीजिए, प्लीज कॉपी कीजिएगा, प्लीज फास्ट, बहुत जल्दी से।
हाँ जी बच्चों, आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, राइट। तो प्लीज फास्ट, जल्दी से कीजिए बच्चों, वेरी फास्ट। हाँ जी बच्चों, डन, ठीक है। तो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों मैंने बच्चों को इतना बताया और बच्चों की छुट्टी कर दी और बच्चे घर गए, और घर में जाने के बाद उनके साथ बहुत बहुत हुआ, राइट। सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेगा, राइट। देखो जैसे ही बच्चा घर में गया तो घर में मम्मी ने उसको काम बताया। मम्मी ने कहा कि बेटा जा मार्केट से जो है आटा ले आ। क्या ले आ? आटा, राइट। अब सर व्हीट आटा जो होता है वो हर घर में यूज होता है, राइट। सो बच्चे ने कहा ठीक है मम्मी मैं जाता हूं। तो मम्मी ने उसे पैसे दिए, अब वो मार्केट में गया, राइट। जब मार्केट में गया दुकान पर, तो दुकान पर जाने के बाद शॉपकीपर को उसने कहा कि आटा दे दो। तो नो डाउट शॉपकीपर सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कितना, राइट। प्राइस ठीक है, पर वो क्या पूछेगा? हाउ मच। तो उसने कहा, इसने बच्चे ने सोचा यार मम्मी ने ये तो बताया ही नहीं कितना। अब उसने सोचा कि मुझे स्कूल मतलब क्लास में सर ने एक बात बताई थी, चंद्र सर ने एक बात बताई थी कि सर कि बच्चों जब आप कोई भी सामान लेते हो तो जितनी बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना, उतना ही अच्छा होगा। तो बच्चे ने बिल्कुल अपनी इस पढ़ाई का यूज किया, और पढ़ाई का यूज करते हुए उसने सोचा कि 1 मंथ के अंदर, 1 महीने में हम लोग कितना आटा खाते हैं। उसने सोचा कि हार्डली 30 किलोग्राम, और इतना लगता होगा अगर बड़ी फैमिली है तो, राइट। और अगर 12 महीने की कैलकुलेशन की जाए तो कितना आटा हो जाएगा? 360 किलोग्राम। उसने सोचा कि अगर एक साथ 500 किलोग्राम आटा ले लिया जाए तो बार बार मार्केट आने जाने की टेंशन खत्म, बार बार सप्लायर को सर्च करने की टेंशन खत्म, राइट। तो उसने जो है इस दुकानदार को कहा कि भैया जी आप मुझे 500 किलोग्राम का आटा दे दो, राइट। अब 500 किलोग्राम का आटा उसने लिया, रिक्शे पर रखवाया और घर आ गया। घर में आके मम्मी को खुश होकर बताया कि मम्मी मैंने जो है आज आपके लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है, राइट। मम्मी ने कहा बेटा क्या? उसने कहा आटा लेके आया मैं। तो मम्मी ने कहा बेटा जाके किचन में रख ले, राइट। मम्मी कहती है किचन में रख ले, और वो बच्चा कहता है कि मम्मी नहीं, मैं अकेला नहीं रख सकता। मम्मी कहती क्यों? थोड़ा सा आटा है, रख दे। तो उसने कहा नहीं मम्मी 500 किलोग्राम लेके आया हूं, 500 किलोग्राम। अब मम्मी क्या करेगी इस बच्चे के साथ, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। छूटती मम्मी ने कहा बेटा 500 किलोग्राम आटा लेके आया है, पैसे कहां से आए? तो उसने कहा कि मैं दुकानदार से उधार लेके आया, दुकानदार आपको अच्छी तरह से जानता था, पैसे आप बाद में दे देना। तो मम्मी ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, तुम्हें पैसे जो है वो तो कितने किलोग्राम के लिए है? 30 किलोग्राम। तो बेटा ने कहा कोई बात नहीं मम्मी, आप बैंक से लोन ले लेना। अगर पैसे नहीं है और 1 किलोग्राम आटा अगर 30 रुपए 40 रुपए किलोग्राम है तो कितने पैसों की जरूरत है? 20,000 रुपए की। तो जितने भी पैसों की जरूरत है, बैंक तो बैठा इसलिए है कि बैंक में जाओ और लोन लो और उसके बाद आप इसकी पेमेंट कर देना। अब सर देखो क्या समस्या आई, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट के एंगल से हमने सोचा ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने का, ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो सके। ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब हमने मिनिमम करने की बात की तो हमें लोन लेना पड़ा। अगर लोन लेना पड़ा तो कौन सी कॉस्ट को बियर हमें करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बेसिकली यहां
शुरुआत होती है एक नई तरह की कॉस्ट की, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। तो बच्चों जब आप बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लीज ध्यान दीजिए ऊपर, अगर आपने कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया होता तो आपको जो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती वो भी कम होती, राइट। और अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको जो पैसों की फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज्यादा होगी। और अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी तो नो डाउट आपके इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा लगेंगे। ये एक बात है। और आगे चलते हैं, यहां तक कहानी खत्म नहीं हो जाती। अब जो अगर 30 किलोग्राम आटा होता तो उसको तो हम किचन में रख देते, राइट, एक बॉक्स लेते। अब क्या उसी बॉक्स के अंदर 500 केजी आटा जा सकता है? नहीं। तो हमें जो है अपना जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो भी एक और बनाना पड़ेगा, राइट। तो मतलब हमारे कौन से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे? स्टोरेज एक्सपेंसेस, राइट। तो हमें जो है एक दूसरा स्टोर डिपार्टमेंट हो सकता है लेना हो, तो हमारे जो स्टोरेज एक्सपेंसेस होते हैं, स्टोरेज कॉस्ट, ये भी हमारी अब बढ़ जाएगी। ये कब कम होगी और कब ज्यादा होगी? कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी कम होगी, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा होगी, राइट। और आगे बच्चों हमने कहा और आगे चलेंगे, मैंने कहा बच्चों जब 30 किलोग्राम आटा आया था तो इसका जो यूसेज होता है वो यूसेज भी फेयर होता है, राइट। मतलब मैं बात कर रहा हूं लॉसेस के बारे में, राइट। तो जब हम कम क्वांटिटी लेके आते हैं तो उसका यूज हम ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वेस्टेज कम होता है। और जब ज्यादा 500 किलोग्राम का आटा आएगा तो घर के लोग बाद में खाएंगे, पहले घर के छोटे छोटे खाएंगे, राइट। तो व्हाट आई मीन कि वेस्टेज को बोलते हैं पिल्फरेज। पिल्फरेज वेस्ट जो है ये भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये खर्चे भी बच्चों क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो बच्चों इस तरह की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट, राइट। तो बच्चों कैरिंग कॉस्ट के अगर मैं एंगल से सोचूं तो कैरिंग कॉस्ट के एंगल से हम क्या कहेंगे कि हमें क्वांटिटी बड़ी से बड़ी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करना चाहिए या छोटे से छोटी? छोटी से छोटी, कम से कम, राइट। तो हम लोग अगर हम कैरिंग कॉस्ट के एंगल से सोचें तो हमें क्वांटिटी का ऑर्डर कम से कम का प्लेस करना चाहिए, राइट। तो लिखेंगे बच्चों from the angle of carrying cost, we should place from the angle of the carrying cost, we should place minimum quantity order so that our total carrying cost is, yes please, क्या is minimum, जिससे कि आपके जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो हम अपनी कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम बनाने के लिए बेसिकली हम चाहेंगे कि कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें। तो बच्चों अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कॉस्ट के एंगल से कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें? ज्यादा से ज्यादा। और कैरिंग कॉस्ट के एंगल से कौन सी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें? हम तो फंस गए, है ना। तो बच्चों दिस इज अ सिचुएशन। तो अब क्या कहते हो, किसकी बात सुने, ऑर्डर कॉस्ट की या कैरिंग कॉस्ट की? राइट। पूरी कंक्लूजन ये है कि हमें किसी एक इंडिविजुअल कॉस्ट को नहीं सुनना चाहिए, हमें दोनों को एक साथ कंसिडर करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें तो टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें तो टोटल कॉस्ट कितनी है, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें तो टोटल कॉस्ट कितनी है, एंड सो ऑन, राइट। जिस क्वांटिटी पर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आए, जिस क्वांटिटी ऑर्डर पर टोटल कॉस्ट मिनिमम आए, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। याद है आपने डैश डैश लिखा था, वापस आ जाइए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट शुड बी ऑर्डर टू द सप्लायर एट विच द सम ऑफ, क्या लिखें, द सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। हम यहां पर बात करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में
यहाँ पर कि हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो सम है वो मिनिमम होगा, और ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो जो अब हमने सीख तो लिया, सीखना तो बड़ा आसान है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, बट सर नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फाइंड कैसे होगा, राइट ना। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड कैसे होगा, राइट। एक मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सा मेथड बता चुका हूं, दिस काइंड ऑफ मेथड, दिस इज अ टेबल मेथड। टेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी को एज्यूम कर लेते हैं, और डिफरेंट क्वांटिटी पर पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कौन सी, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, उनका सम भी फाइंड कर लेते हैं, और जहां पर भी सम जो है, टोटल जो है वो कम से कम होगा, छोटा होगा, उसके सामने वाली क्वांटिटी हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, राइट। तो ये हो गया बच्चों एक मेथड। इसके बारे में हम लोग बहुत बातें और आगे जा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर सर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने कहा मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ईओक्यू के अंदर हमारे पास इस तरह से दो मेथड्स हैं, राइट। मेथड नंबर 1, and the method number 1 is formula, that is basically Wilson's formula, right। Wilson is the name of the person जिसके लिए फॉर्मूला फॉर्म किया गया, जिसने ये फॉर्मूला फॉर्म किया, विल्सन फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ईओक्यू। और हमारा विल्सन फॉर्मूला ईओक्यू का विल्सन बताता है that you can use this formula to identify which will be the EOQ. Square root of 2 into A into O upon C, right? इसमें जो A है, A stand for the annual requirement of raw material, right? And O stand for the ordering cost per order, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। एंड सी स्टैंड फॉर द बच्चों लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। और बच्चों बहुत ध्यान रखना, यहां पर एनम है और यहां पर भी क्या है, एनुअल। बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर ए वाले प्लेस पर और सी वाले प्लेस पर ये जो टाइम फ्रेम है, दैट टाइम फ्रेम मस्ट बी सेम। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये एनुअल हो, ये मंथली होता है। अगर ये मंथली होता है तो कैरिंग कॉस्ट जो है ये भी क्या होना चाहिए, पर मंथ। मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों का टाइम बेस सेम होना चाहिए। तो मैंने एक स्टार बना दिया है और इस स्टार को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। ये स्टार क्या है, हम कहेंगे दैट ए एंड सी must have same time base. A and C must have same time base. इन दोनों का टाइम बेस सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इज इट क्लियर, राइट। पर बच्चों ये मेथड 1 है, एक और है दैट इज कॉल्ड मेथड 2, राइट। मेथड 2 के बारे में हम लोग ज्यादा बातें आज की क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेथड 2 में हम लोग बेसिकली बात करते हैं बेसिकली टेबल मेथड, राइट। और टेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इससे मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट एज्यूम क्वांटिटी पर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है और उनका सम कितना है, राइट। इसके अलावा भी अगर कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो भी यहां पर टेबल मेथड में कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो उसके बाद टोटल देख लेते हैं, टोटल जहां पर भी कॉस्ट का मिनिमम होगा वहां पर हम कहेंगे कि हमारी आ गई, ठीक है। पर सर विल्सन फॉर्मूला हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि हमें ईओक्यू को बताता है। पर सर इस विल्सन फॉर्मूला की एक नेगेटिविटी ये है कि हमारा विल्सन फॉर्मूला जो डेवलप हो रहा है, इस विल्सन फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही चीजें कंसिडर की गई हैं, एक तो ओ एंड एक सी। ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। अगर हमारे पास कोई और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है, जनरली डिस्काउंट
गिवन होता है, उस केस में हमारा विल्सन फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करना नहीं सिखा पाता। राइट, मैंने कहा ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन ये क्या है, बेस्ड ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। ये जो फॉर्मूला है ये किसको मिनिमाइज करता है, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट को ही। इसके अलावा ये फॉर्मूला जो है किसी और कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात नहीं करता। राइट, तो अगर हमें डिस्काउंट गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो इस केस में हमें कहां जाना पड़ेगा, टेबल मेथड में। इज इट क्लियर? अब सर नाउ द क्वेश्चन इज की क्या हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक मेंशन किया हो कि आप टेबल मेथड से करो तो नो डाउट विल्सन फॉर्मूला आपको आता भी है तो उसके बावजूद भी आप यूज नहीं करेंगे, नो डाउट बाय डिफॉल्ट यू विल यूज दिस। अगर क्वेश्चन में हो कि टेबल मेथड से करो, ठीक है ना, तो मेथड अगर मेथड गिवन हो क्वेश्चन में तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। राइट, अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया चाहे विल्सन करो, फिर क्वेश्चन पूछने वाले को क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन पूछने वाले को क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है तो फिर आप भी जो मर्जी कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन बनता ही तब है जब सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं बनता। राइट, अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला इंटेलिजेंट होता है या आंसर देने वाला? राइट, पर सॉल्यूशन देने वाले को यह लगता है कि सॉल्यूशन देने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है क्योंकि उसने सॉल्यूशन दिया। पर सोचो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने तो सॉल्यूशन पहले सोच के क्वेश्चन बनाया, सो इट्स मोर इंटेलिजेंट देन द सॉल्यूशन। चलो इट्स फाइन, करते हैं। तो बच्चों हमने कहा, हमारे क्वेश्चन में भी ये कहा हुआ है, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों मटेरियल चैप्टर के अंदर। आप मटेरियल चैप्टर पे आ जाइए और मटेरियल चैप्टर में नंबर 2.26 पर आइए, पेज नंबर 2.26। क्वेश्चन 4.2। क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने आपको, 4.2। पेज नंबर, क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4.2 है ये, राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 4.2 सेज अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। अच्छा एक चीज और बतानी रहेगी, सॉरी ध्यान दीजिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ नोट्स लिखाऊंगा। राइट, ये नोट बहुत काम के होंगे, पूरे चैप्टर में आपको काम देंगे। तो बच्चों इस नोट्स के अंदर सबसे पहला नोट मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, आप लिखेंगे। इनफैक्ट इन नोट्स के लिए आप कुछ स्पेस छोड़िए, अराउंड 2, 3, 4 पेजेस, 4 पेजेस छोड़ देना, जिससे कि हम पूरे चैप्टर को जो है नोट्स के अंदर ही कवर कर लें। राइट, सो नोट नंबर 1 ध्यान लीजिएगा। समटाइम्स कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, परसेंटेज में। राइट, तो ये परसेंटेज किसकी रिस्पेक्ट से होगा? लाइक मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन कहता है कि कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, क्वेश्चन कहता है 10%। राइट, अब 10% तो गिवन है, 10% तो एक सिंबॉलिक नंबर है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं। राइट, तो ये 10 किस चीज का? याद रखना बच्चों, इन दिस केस, इन ऑलवेज ऑल केसेस, कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द, याद रखना, कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको वैसे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? बड़ा सिंपल है। मैंने कहा आपने मार्केट से रॉ मटेरियल प्लास्टिक का दाना परचेज किया, 1,20,000 जो है आपकी 1 साल की रिक्वायरमेंट थी, पर इसका जो रेट होगा वो क्या होगा पर केजी? 1 kg इज 200 रुपए। राइट, तो अगर 10% हम बोलते हैं तो 10% कैरिंग कॉस्ट किस चीज का है? 10% ऑफ 200। राइट, मैंने कहा वुडन
परचेज करना है तो वुडन अगर हमने 1 यूनिट परचेज किया है 1000 में, 10% इज द कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 1000, 100 रुपीज, राइट। तो ये हमेशा हमेशा किसके रिस्पेक्ट से होता है? कॉस्ट पर यूनिट के रिस्पेक्ट से, राइट। सो बच्चों ये शो क्या करता है समझिए, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? स्टोर डिपार्टमेंट में जब रॉ मेटेरियल आ जाएगा उसके बाद सामान को संभालने के लिए हमारे खर्च कौन कौन से होंगे? यही था ना, आपने कहा था कि हमें जब रॉ मेटेरियल परचेज करना होगा सबसे पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट। स्टोर डिपार्टमेंट में को संभालने के लिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, फिर हमें स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट। फिर हमें इसमें पिलफरेज वगैरह भी खर्च करना होगा। तो ये क्या था? सामान को संभालने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट में हमें कितना रुपए का खर्चा करना होगा, राइट। तो ये क्या था बेसिकली? कैरिंग कॉस्ट, राइट। अगर मैं आपको कहता हूं कि 10% ऑफ ₹100 कॉस्ट पर यूनिट का 10% है तो ये आ गया 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या शो करता है? ये शो करता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज फॉर 1 यूनिट for 1 year is ₹10। बच्चों क्या शो करता है? 10 रुपए का अमाउंट। ये 10 रुपए का अमाउंट शो करता है कि हमारे 1 यूनिट को, 1 किलोग्राम को हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में 1 तक संभाल के रखने में हमारा जो एक्सपेंस आता है वो कितने का है? 10 रुपए, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, इस घबराना मत, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में गिवन है, लाइक गिवन है 10% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री, राइट। क्या वर्ड यूज कर रहा है? 10% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री वगैरह कुछ नहीं, ये फिर से किसके रिस्पेक्ट से है? कॉस्ट पर यूनिट। लिखा होता है 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब 1 यूनिट कॉस्ट, तो मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। तो जब भी कैरिंग कॉस्ट एक्सप्रेस की जाती है बच्चों, ये हमेशा हमेशा कॉस्ट पर यूनिट के रिस्पेक्ट से है। बी केयरफुल इन योर माइंड, राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट आपके माइंड में जरूर जरूर होना चाहिए हर क्वेश्चन में, हमेशा हमेशा। और जैसे मैंने आपको कहा कि नोटिंग के लिए, नोट्स के लिए आप जो है वो 3-4 पेजेस का स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट। उसके बाद 4.2 क्वेश्चन रीड कीजिए। प्लीज कॉपी दिस। प्लीज डन। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम वापस क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4.2। क्वेश्चन सेज अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम पर ईयर। सो हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है वो 1 साल के अंदर कितनी परचेज कर रहा है? 2000। तो बच्चों इस 2000 यूनिट्स को मैं क्या कहूं? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? कितना समय की रिक्वायरमेंट है? 1 साल की। तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज द एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्या? रॉ मटेरियल। मैं इसको एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि इसको मैं कैपिटल ए बोल सकता हूं, ठीक है। फिर से अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम पर ईयर एट ए यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹20। ये 20 क्या चीज है? पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक रॉ मटेरियल जो है वो कितने में खरीदेंगे? 20 में। दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट। तो ये पर यूनिट कॉस्ट है। तो बच्चों पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट दो। तो आगे कहता है बच्चों द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50। तो बच्चों ये 50 क्या चीज है? दिस इज बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज ₹50 पर। यस प्लीज, पर ऑर्डर में ही एक्सप्रेस होती है। इसको बेसिकली मैं क्या कह दूं? ओ, राइट ना? दिस इज ओ। स्माइलिंग वाला ओ या रोचे वाला
स्माइलिंग वाला वर्ड, राइट। वो जो बहुत आसान है, बस आप समझते जाइए, सीखते जाइए, राइट। तो आगे लिखा हुआ है एंड द इन्वेंट्री कॉस्ट इज 25%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या गिवन है बच्चों? इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट गिवन है ये आपके सामने है, दैट इज इन परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में तो ठीक है, पर ये परसेंटेज किस चीज का गिवन तो था नहीं, तो हम क्या कहेंगे किस चीज का? कॉस्ट पर यूनिट का। तो हम कहेंगे इट इज बेसिकली 25% ऑफ ₹20। तो अगर आप इसका 25% कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ₹5। अच्छा, ये ₹5 क्या शो करता है? मैं चाहता हूं कि इसको लिख के दिखाऊं, हालांकि एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करो। हाउ आई विल एक्सप्रेस दिस? नहीं, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट फॉर 1 ईयर इज ₹5। अभी बताया ना, जब इसको ऐसे सोचोगे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ₹5, नहीं, गलत। दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट फॉर 1 ईयर इज ₹5 कितना? ₹5। तो एक क्वांटिटी को 1 साल के लिए जब आप स्टोर करके रखेंगे तो जो आपका खर्चा होगा वो ये क्यों? इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, दिस इज ₹5 और आगे चलते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन आगे रीड कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अंडरलाइन द वर्ड ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है? तो मुझे बताओ, मैं विल्सन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन, अच्छा वो सेकंड पार्ट है, आप जल्दी पढ़ लेते हो ना, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। तो इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी बताइए एंड द मिनिमम कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट बताइएगा। तो जो ईओक्यू के लिए फिलहाल मैं जो है विल्सन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो कैसे यूज कर सकता हूं? 2 into A into O/C, राइट। तो जो ये बन जाएगा 2 into A बोले तो हाउ मच? एनुअल रिक्वायरमेंट्स यानी कि 2000, एंड O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50, एंड C मतलब कैरिंग कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट इज ₹5, राइट। तो बच्चों कैलकुलेट कर दीजिए, बता दीजिए कितना आता है? 200। तो दिस इज 200 क्या? 200 यूनिट्स, राइट। तो बच्चों ये 200 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, एक बार में अगर हमारी कंपनी 200 यूनिट्स का ऑर्डर सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का जो सम होगा वो हमेशा मिनिमम होगा, राइट। तो इसको मैं यहां पर एक्सप्रेस भी कर रहा हूं, टेनर ऑफ दिस राइट हैंड साइड, राइट। तो आपके पास EOQ आ गया, एंड दिस EOQ means if organization orders for 200 units at a time, then total cost will be, yes please, total cost will be क्या? Total cost will be minimum. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बार में 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। बिल्कुल ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिएगा वेरी फास्ट, जल्दी से।